Hello everyone, welcome to my YouTube channel Simple Nursing Notes. Today we are discuss about most repetitive questions from pediatric nursing. और ये सब क्वेश्चंस ऑलरेडी ESIC, नॉर्सेट, DSSB ये सारे एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। आई होप कि वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल हो पाएगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करने के लिए नहीं भूलना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साइड पे जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना, क्योंकि आगे हम इस तरह के क्वेश्चंस और भी पढ़ेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो पाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर क्लास. Our first question is the modern concept of pediatric means short-term care of the child, basic care of the child, continuous and preventive care of the whole child, terminally ill care of the child. हमें यहाँ पर पूछा गया है कि मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पेडियाट्रिक का मीनिंग क्या है. The right answer is option C. The modern concept of pediatric means continuous and preventive care of whole child. Next question is normal head circumference of a newborn is. एक न्यूबॉर्न बेबी का नॉर्मल हेड सर्कमफेरेंस कितना होता है, यहाँ पर क्वेश्चन है. हमारे ऑप्शंस हैं 30 to 32 सेंटीमीटर, 35 to 37 सेंटीमीटर, 31 to 33 सेंटीमीटर and 33 to 35 सेंटीमीटर. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. एक न्यूबॉर्न बेबी का हेड सर्कमफेरेंस बर्थ के टाइम पे 33 to 35 सेंटीमीटर होता है. अब हम जानेंगे एट बर्थ एक नॉर्मल बेबी का चेस्ट सर्कमफेरेंस कितना होता है. द चेस्ट सर्कमफेरेंस इज अबाउट 3 सेंटीमीटर लेस दैन द हेड सर्कमफेरेंस एट द टाइम ऑफ बर्थ. एक नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी का चेस्ट सर्कमफेरेंस उसका हेड सर्कमफेरेंस से 3 सेंटीमीटर कम होता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 31 सेंटीमीटर होता है. और एक नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी का मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस 9 to 11 सेंटीमीटर होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लेफ्ट पैलेट यूजुअली गेट्स रिपेयर ड्यूरिंग 6 months, 3 months, 10 to 12 months and 2 to 3 years. पहले हम जानेंगे क्लेफ्ट पैलेट होता क्या है. Cleft palate is an opening in the roof of the mouth that occurs when the tissue does not fuse together during development in the womb. Cleft palate एक disease condition है जो कि मदर womb में ही डेवलप होता है. इसमें क्या होता है ना, जो बेबी का जो रूफ ऑफ द माउथ है वो ओपनिंग ही रह जाता है. और ये क्यों होता है? When the tissue does not fuse together. जब माउथ का टिश्यू एक साथ फ्यूज़ नहीं होते हैं तो उस टाइम पे ये कंडीशन दिखने को मिलता है. यहाँ पर हमें क्वेश्चन है कि कौन से एज तक क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर हो सकते हैं. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. क्लेफ्ट पैलेट यूजुअली इज रिपेयर्ड विद सर्जरी कॉल्ड पालाटोप्लास्टी व्हेन द बेबी इज 10 to 12 months old. जब बेबी 10 to 12 months ओल्ड के हो जाता है उस टाइम पे एक सर्जरी होता है, उसका नाम है पालाटोप्लास्टी. और ये पालाटोप्लास्टी के द्वारा क्लेफ्ट पैलेट को रिपेयर किया जा सकता है. और क्लेफ्ट लिप 3 to 6 month के बीच में रिपेयर किया जा सकता है. Next question is Ray's syndrome is associated with hemolytic transfusion reactions, biliary colic, sickle cell crisis and use of aspirin with viral illness. पहले हम जानेंगे रेज सिंड्रोम होता क्या है. रेज सिंड्रोम इज ए रेयर बट सीरियस कंडीशन दैट कॉजेज स्वेलिंग इन द लीवर एंड ब्रेन. रेज सिंड्रोम एक सीरियस कंडीशन होता है, उसके कारण हमारे लीवर और ब्रेन में स्वेलिंग आ जाता है और मोस्टली ये चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है. तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन किए गए हैं कि हमारे जो ऑप्शंस है इनमें से रेज सिंड्रोम किसके साथ एसोसिएटेड है या किसके वजह से रेज सिंड्रोम होता है. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. रेज सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ द यूज़ ऑफ एस्पिरिन विथ वायरल इलनेस. जब कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसे कि
चिकन पॉक्स, फ्लू, इस तरह के वायरल इलनेस के बाद हम एस्पिरिन यूज़ करते हैं और एस्पिरिन यूज़ करने के कारण ही ये रेज सिंड्रोम होता है, जो कि हमारे लीवर और ब्रेन को स्वेलिंग करता है और ये बहुत ही सीरियस कंडीशन होता है। इसके कारण ब्रेन डेड होने का खतरा भी होता है। The next question is, which of the following is the preferred site of intramuscular injection in infants? हमें यहाँ पर पूछा गया है कि एक इन्फेंट को इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन देने का प्रीफर्ड साइट या बेस्ट साइट क्या होता है? Our option are triceps muscle, vastus lateralis muscle, deltoid muscle, and gluteal muscle. The right answer is option B. Vastus lateralis muscle is the preferred site of intramuscular injection in infants. Next is, during the first year after birth, an infant's birth weight normally quadruples, doubles, remains stable and triples. एक इन्फेंट का बर्थ वेट फर्स्ट ईयर में मीनिंग 1 साल होने के बाद कितना होता है, यहाँ पर क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ट्रिपल होता है या 3 गुना होता है। उसका जो बर्थ के टाइम जो वेट होता है उस वेट से 3 गुना वेट होता है 1 ईयर तक। अब हम एक वेट चार्ट देखेंगे जिसके वजह से आप सबको समझ में आ जाएगा कि एक चाइल्ड का वेट कैसे इंक्रीज होता है। एक सेज वेट एट बाथ, बाथ के टाइम पे वेट कितना होता है उसको हम एक समझेंगे। 5 मंथ में वेट 2 गुना हो जाएगा। बाद के टाइम पे जो वेट होगा उसका 2 गुना कब होगा? 5 मंथ्स में। 1 ईयर में 3x होगा या 3 गुना होगा। 2 ईयर्स में 4x या 4 गुना होगा। 3 ईयर्स में 5x, 5 ईयर्स में 6x एंड 7 ईयर्स में 7x। बर्थ के टाइम पे जो वेट होगा उसका 7x या 7 गुना होगा 7 ईयर में। थोड़ा वेट को कैलकुलेट कर लेंगे, आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। अगर बर्थ के टाइम पे बेबी का वेट 3 kg होता है तो 7 ईयर में कितना होगा? 7 × 3 = 21 kg होगा। वैसे ही 10 ईयर्स में 10x होगा। ऐसे ही करके वेट इंक्रीज़ होता है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था कि 1 ईयर पे कितना इंक्रीज़ होता है? द राइट आंसर इज़ ट्रिपल्स, 3 गुना। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ आपका स्कोर? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कंपोनेंट आपका स्कोर का कंपोनेंट नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं कलर ऑफ द बॉडी, मसल टोन, हार्ट रेट पर मिनट एंड रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट। ये जो कंपोनेंट है ये आपका स्कोर पे नहीं है। अब हम जानेंगे आपकर स्कोर होता क्या है। आपकर स्कोर इज़ ए क्विक वे फॉर हेल्थ प्रोफेशनल टू इवेलुएट द हेल्थ ऑफ ऑल न्यूबॉर्न्स एट 1 and 5 minutes आफ्टर बर्थ। सारे न्यूबॉर्न बेबी का हेल्थ स्टेटस इवेलुएट करने के लिए ये आपका स्कोरिंग सिस्टम हेल्थ पर्सनल को, जो कि डॉक्टर या नर्सेस होते हैं, उनको हेल्प करता है। चलो हम देखेंगे आपका स्कोरिंग सिस्टम में कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है। ए फॉर एक्टिविटी, पी फॉर पल्स, जी फॉर ग्रीमेस, ए फॉर अपीयरेंस, आर फॉर रेस्पिरेशन। आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर तो रेस्पिरेशन है, तो रेस्पिरेशन कैसे कंपोनेंट नहीं हुआ? यहाँ पर जो रेस्पिरेशन मौजूद है उसका मीनिंग है रेस्पिरेटरी एफर्ट, नॉट रेस्पिरेटरी रेट। अगर आपका स्कोर 7 to 10 के बीच में हो तो न्यूबॉर्न बेबी का कंडीशन एक्सीलेंट होता है और 4 to 7 के बीच में हो तो मॉडरेटली एबनॉर्मल होता है और अगर आपका स्कोर 0 to 3 के बीच में हो तो बेबी का कंडीशन सीवियरली एबनॉर्मल होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, anterior fontanelle is closed at 3 months, 12 months, 12 to 18 months and above 3 years. The right answer is option C. Anterior fontanelle is closed at 12 to 18 months. अगर सही तरीके से देखा जाए तो anterior fontanelle at the age 18 month में ही क्लोज होता है। यहाँ पर ऑप्शन में 12 to 18 मंथ है, इसलिए हम
ऑप्शन सी को प्रेफर करेंगे। एंटीरियर फंटानेल 18 मंथ में क्लोज होता है और पोस्टीरियर फंटानेल विद इन 2 मंथ क्लोज होता है। Next is small for gestational age and large for gestational age infants have polycythemia because of hypocalcemia, hypoglycemia, hypoxia and hypothermia. The right answer is option C. अगर एक इन्फेंट उसकी जेस्टेशनल एज से स्मॉल होता है या लार्ज होता है तो उस इन्फेंट को पॉलीसाइथेमिया डिजीज़ होता है बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया। जब ब्लड में बहुत ज़्यादा आरबीसी प्रेजेंट होते हैं इस कंडीशन को पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है और इसका कारण है लो ऑक्सीजन लेवल। जब एक इन्फेंट उसके जेस्टेशनल एज से स्मॉल और जेस्टेशनल एज से लार्ज बॉर्न होता है उस कंडीशन में उसका ऑक्सीजन लेवल लो हो जाता है, इसीलिए उसे पॉलीसाइथेमिया होता है। Our next and last question is, what is the ideal temperature of the newborn resuscitation room? न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन रूम का आइडियल टेम्परेचर कितना होता है, यहाँ पर क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर 37 to 39 डिग्री सेल्सियस, 32 to 34 डिग्री सेल्सियस, 28 to 30 डिग्री सेल्सियस and 25 to 27 डिग्री सेल्सियस। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। एक न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन रूम का आइडियल टेम्परेचर 25 to 27 डिग्री सेल्सियस होता है बिकॉज इमीडिएटली आफ्टर बर्थ एक न्यूबॉर्न बेबी को हाइपोथर्मिया होने का रिस्क होता है, इसीलिए वो रिसक्सिटेशन रूम का टेम्परेचर 25 से 27 के बीच में रखा जाता है। इस क्वेश्चन के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू सब्जेक्ट के साथ। आई होप कि वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल हो पाएगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करने के लिए मत भूलना। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।